ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए पेट्रोलियम, गैस और जैव ऊर्जा के बारे में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज आकाशवाणी समाचार में हम इस विशेष बातचीत में स्वागत करना चाहेंगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का। सर, स्वागत है आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका। आपका धन्यवाद। सबसे पहले मंत्री जी, चर्चा की शुरुआत आपके उस वक्तव्य से मैं करना चाहूंगा जो आपने साउथ एशियन जियो कॉन्फ्रेंस में दिया था कि हर दिन भारत में 5 मिलियन बैरल पेट्रोलियम का उपभोग किया जाता है और लगातार इसकी मांग बढ़ रही है और इस दिशा में भारत अब क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, इसकी मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन के स्तर पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे संक्षेप में यही समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को लेकर और इसके एक्सप्लोरेशन को लेकर मंत्रालय की ओर से क्या प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं? आपका ये कहना सही है कि आज के दिन हमारी कंजम्पशन लगभग 5 मिलियन बैरल्स पर डे है और ये कहा जाता है कि एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ एवरी इकोनॉमी। तो अगर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी होगी तो एनर्जी की डिमांड वो भी बढ़ेगी। इस समय हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है डिमांड का वो अप्रोक्सीमेटली 3% है, जबकि ग्लोबल जो एवरेज है डिमांड की वो ग्रोथ है 1%। एक्सपेक्टेशन है कि भारत एक विकसित देश बनेगा 2047 तक और हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है जो दुनिया भर में एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड डिमांड है उसकी 25% जो है भारत से आएगी। अगर ये बात सही है और मुझे विश्वास है कि ये जो आंकड़े हैं ये कंजर्वेटिव हैं और हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगी, तो आप ये समझ के चलिए कि 5 मिलियन बैरल्स की जगह 6 मिलियन, 6.5 मिलियन और 7 मिलियन बैरल पर डे कंजम्पशन भी होने वाली है आने वाले समय में। अब भारत जैसे देश जिसमें एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्या है। जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है, इस समय 85% जो हमारी डिमांड है वो इंपोर्ट से हम मीट करते हैं और जहां तक गैस का सवाल है 50-60% वो भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। इस समय हमारी असेसमेंट है कि गैस की प्रोडक्शन पिछले साल 18% बढ़ेगी, इस साल भी 18% बढ़ेगी, पर डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है आने वाले कई वर्षों तक रहेगी। पर सरकार की तरफ से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहली बात तो हमारा जो टोटल सेडिमेंट्री बेसिन है जो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसमें करीब 1/3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो नो गो एरिया माना जाता था, मतलब है कि वहां पे कोई एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी क्योंकि वहां पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, कुछ दूसरे किस्म के कंसर्न्स थे। कुछ महीने पहले हमने ये सारा 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए खोल दिया है और अभी जो हमारे ओएमसीज हैं और बाहर की जो कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज हैं, 5-6 मेन कंपनीज हैं, सबने यहां पे एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए बहुत इंटरेस्ट अपना दिखाया है और आने वाले वर्षों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस एरिया को एक्सप्लॉइट करेंगे और हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक आत्मनिर्भरता इस सेक्टर में हम उसको अचीव कर पाएं। जी, तो जिस तरह से फॉसिल फ्यूल में बायोफ्यूल को ब्लेंड करने के प्रयोग हो रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन को सरकार एक ऊर्जा का बड़ा स्रोत देख रही है, ऐसे में इन वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से हम कैसे अपनी फ्यूल के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं और अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं? जो बायोफ्यूल्स में मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की पर्सनल कमिटमेंट के कारण जो हमने हासिल किया है, अब बायोफ्यूल्स की मिक्सिंग 2014 तक 1.4% थी, आज के दिन वो 10% से ज्यादा है और जो हमारा टारगेट था 2030 तक 20% बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग का, वो मैं समझता हूं 2024 और 2025 तक वो हम ऑलरेडी अचीव कर लेंगे। यानी कि जो हमारा यहां पे पेट्रोल बिकेगा 20% उसमें एथेनॉल मिक्सिंग अवेलेबिलिटी होगी और E20 फ्यूल जिसको कहते हैं, जिसमें 20% मिक्स हो, उसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले ही कुछ दिनों में ऑलरेडी कुछ सिलेक्ट पेट्रोल पंप्स पे उसकी अवेलेबिलिटी होगी। साथ साथ हम विश्व भर में
3-4 उन देशों में से हैं जो आज एथेनॉल सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना रहे हैं और इस समय हम 90 मिलियन लीटर बनाते हैं और इसको बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत जोरों से काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसे शक्ति मिलेगी, क्योंकि सरकार की जो ओवरऑल अप्रोच है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे क्रिटिकल डेफिनेशन उसको मिल जाएगी। और सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस की भी हमारे इरादा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह इरादा है कि 5000 हमारे सतत प्लांट्स होंगे, उस पर भी हम जोरों से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें जो एनर्जी ट्रांजिशन, इंक्रीज इन ईएनपी और ये जो इनोवेशंस हो रही हैं, इससे सिर्फ भारत में ही नहीं, इसकी रेप्लिकेबिलिटी भी है। इन कार्यक्रम को हम बाहरले देशों में भी, ग्लोबल साउथ में भी इनकी हम इम्प्लीमेंटेशन और स्प्रेड करवा सकेंगे। मंत्री जी, आपने बताया कि एनर्जी ट्रांजिशन की ओर भारत है और उसमें बहुत इनोवेटिव कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन में एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस को ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत सरकार देख रही है और लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 15% ऊर्जा प्राकृतिक गैस से मिले। तो एनर्जी ट्रांजिशन सस्टेनेबल तरीके से हो और भारत एक गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़े, इस दिशा में आप कुछ बताना चाहेंगे कि मंत्रालय की ओर से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर या कुछ और कदम इस मामले में उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जहां तक गवर्नमेंट पॉलिसी का सवाल है, जैसे आपने कहा कि हमने ये तय किया है कि 2030 तक हम 6% से लेके 15% एनर्जी मिक्स में गैस बेस्ड इकोनॉमी करें। दूसरी बात है, गैस की क्या रेलेवेंस है। देखिए, पुराना जो नैरेटिव होता था उसमें कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। मैं समझता हूं गैस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्लीन फ्यूल है और ब्रिजिंग फ्यूल है। देखिए, मैं ट्रांजिशन के बारे में हमेशा यही कहता हूं कि विश्व भर में चुनौतियां आ रही है, समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, पर हमारी जो ग्रीन ट्रांजिशन की कमिटमेंट है वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुई। तो नेचुरल गैस इज पार्ट ऑफ दैट। अब इसमें हमारे तरफ से क्या हुआ, देखो मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। पाइपलाइन 2014 में हमारे यहां करीब 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले कुछ ही सालों में इसको 33,500 किलोमीटर की पाइपलाइन का मतलब ये है कि आप जब जहां पे गैस की प्रोडक्शन होती है उसको लेके आप थ्रू दी पाइपलाइन भेज के आप उसको राइट टिल द कंज्यूमर पॉइंट तक पहुंचा दें। तो अभी हमारी कोई 23,500 किलोमीटर की पाइपलाइन ले हो गई है, पर हमारा पूरा इरादा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम ये 23,500 से लेकर 33,500 तक पहुंच जाएंगे और 100% कवरेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जी। तीसरी बात, जब क्लीन एनर्जी पे काम होता है तो 6% से 15% ले जाना मैं समझता हूं बहुत एम्बिशियस टारगेट है। आप सिर्फ 6% से 15% की बात ना करें, आप ये भी देखें कि बाकी एरियाज में क्या हो रहा है। बाकी एरियाज में मैं आपको बताता हूं 20% अगर बायोफ्यूल ब्लेंडिंग हो गई, साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर कंजम्पशन होगी, साथ साथ बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग 20%, 15% गैस एनर्जी मिक्स में, और उसमें कई नई एरियाज आ रहे हैं। नई एरियाज में मैं ग्रीन हाइड्रोजन बताता हूं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सफलता आएगी, आप देखिए भारत सिर्फ ट्रेडिशनल, क्योंकि देखिए आपकी जनसंख्या इस समय 1.35, 1.4 बिलियन है, आपको अगले 30 साल के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट आज और कल तक नहीं है। जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कहीं भी देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, डीप साउथ में, कहीं भी मोदी जी की सरकार ने एनर्जी की शॉर्टेज नहीं होने दी। जहां पे बहुत बाढ़ और बहुत वर्षा हुई नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे भी हमारे ओएमसीज के लोग अपने कंधों में उठा के उसको ले जा रहे हैं। तो मेरी आपसे सबमिशन ये है और आपके माध्यम से आपके लिसनर्स को, कि गैस 15% पे बहुत एक एम्बिशियस टारगेट है, पर हम इसको अचीव करेंगे। साथ साथ अब बाकी जो क्लीन एनर्जी के टारगेट्स हैं उनको साथ ले लीजिए और इसकी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जी। जब हम कहते हैं कि हम 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा एक है 41,000 करोड़ की जो हम इंपोर्ट्स कर रहे थे वो बचाते हैं, और क्योंकि यह बायोफ्यूल ये कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, 40 से 42,000 करोड़ पैसा हमारे किसको जाता है? छोटे किसानों को जाता है। सिमिलरली अगर नेचुरल गैस
हम $20 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं 15% एनर्जी मिक्स ऑन एन एनुअल बेसिस के लिए। गैस तो बहुत सही होगी, पर इससे बचत कितनी होगी? क्योंकि जब हम परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं तो आज की हमारी कंजम्पशन X है, पर वो अगर 3% पे ग्रो कर रही है क्योंकि आपका बेस बढ़ रहा है। अगर आपका बेस आज X है तो उसमें 3% पे गया और फिर वो बेस अगले बेस पे 3% पे गया, तो ये तो बहुत मेजर इनोवेशन और बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं। पर अभी तक हमारे टारगेट्स जो भी हमने तय किए हैं वो हम सिर्फ हासिल ही नहीं कर रहे, वो समय से पहले कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये सराहनीय कदम है कि बायोफ्यूल, बायो सीएनजी और एथेनॉल की ओर सरकार इस गंभीरता के साथ ध्यान दे रही है। एक और आपसे प्रश्न रिफाइनरीज को लेकर ये पूछना चाहूंगा कि भारत अब क्योंकि दुनिया का एक बड़ा रिफाइनरी हब बनकर उभर रहा है और 2030 तक अनुमान है कि 400 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की क्षमता को हासिल करने का एक अनुमान है, और इस मामले में आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारतीय तेल कंपनियां हैं वो किस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ा रही हैं और साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी को मंत्रालय इस मामले में कैसे देख रहा है? देखिए, जब आप भारतीय कंपनीज की बात करते हैं तो ये क्लियर है कि कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और पीएसयूज भी हैं। आप रिफाइनिंग कैपेसिटी को देख लीजिए, आप टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल बंक्स देख लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन पे है, 250-252 मेट्रिक टन पर एनम हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। 252 मेट्रिक टन पर एनम से 400 मेट्रिक टन तक पहुंचना एक तरह से बहुत एम्बिशियस है, और दूसरी तरफ अगर अब देखा जाए तो हमारे जो पाइपलाइन प्लान्स हैं, एक ही गो में हम एक जगह जहां पे हम 60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की एक रिफाइनरी कर रहे थे, अब हम बात करें 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की 3 करने में, तो वो तो ऑलरेडी 252 से अगर वो 60 लगते हैं हम 310 पे पहुंच गए। देखिए, रिफाइनिंग कैपेसिटी एक डायनेमिक इकोनॉमिक सिचुएशन में उसका बढ़ना और स्टैटिक सिचुएशन में बहुत अंतर है। आज क्योंकि भारत अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ अपने लिए देख रहा, आप हमारे एक्सपोर्ट्स देखिए प्रोडक्ट्स के, तो रिफाइनिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो हेल्पिंग इन दी एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनिंग कैपेसिटी इज इन द इकोनॉमिक जोन। तो ये मैं समझता हूं कि जो टारगेट है एम्बिशियस जरूर है, पर ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, और 252 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम वाली भी कंट्री ज्यादा नहीं होंगी, और मुझे लग रहा है कि ये 400 वाली भी तो बहुत कम होंगी। तो ये जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं उसका एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज में एक्सपेंशन होगी, जैसे एचपीसीएल की है विशाखापट्टनम में, नई रिफाइनरीज जो बन रही है राजस्थान में, और पेटकेम जो एक्सपेंशन हो रही है पारादीप और बीना की रिफाइनरी में। सो आप एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज की एक्सपेंशन कर लीजिए तो ऑलरेडी आप पहुंच जाते हैं काफी ऊपर, और साथ में 60-80 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम पर न्यू कैपेसिटी आते हैं, तो मैं समझता हूं 400 से भी आगे हम निकल सकते हैं आने वाले सालों में। मंत्री जी, G20 प्रेसिडेंसी को लेकर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मंत्रालय इस मामले में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर बल दे रहा है। तो इसमें जैसा कि आपने बायोफ्यूल और एथेनॉल का जिक्र किया कि भारत इस मामले में एक क्षमता वाला देश बनकर उभर रहा है, और इस G20 प्रेसिडेंसी में भारत भी इसे रुचि के साथ देख रहा है। तो कुछ योजनाओं के बारे में आप बताना चाहेंगे मंत्रालय की कि कैसे अपनी भूमिका G20 प्रेसिडेंसी में मंत्रालय निभा रहा है? देखिए, जब मैं ब्राजील गया था, भारत का राजदूत अपॉइंट हुआ था 2006 में, उस समय ब्राजील में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनिका, जो उनकी एथेनॉल प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है। तो मेरी पहली मुलाकात उनके अध्यक्ष के साथ जब साओ पाउलो में हुई थी, मुझे याद है उन्होंने कहा था अगर भारत ब्राजील का साथ दे दे, अमेरिका तो ऑलरेडी बायोफ्यूल्स में बहुत एक्टिव है, तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस बन सकती है। मैं बात कर रहा हूं 2006 की। आज मैं बड़े गर्व से आपको कह सकता हूं कि हम भारत की जो अध्यक्षता है G20 की, इसको इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस बना देंगे। तो क्या ये सोलर अलायंस की तर्ज पर ही कुछ ऐसा होगा? देखिए, हर एक चीज अलग होती है। सोलर अलायंस को बनाने में भी, उसकी हेडक्वार्टरिंग में भी भारत का बहुत पिवटल रोल था, तो मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूं, पर मैं आप ये कहता हूं कि क्लीन फ्यूल की जो जरूरत है इस समय, उसमें सोलर अलायंस और बायोफ्यूल्स के जो अरेंजमेंट्स है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी हुई अचीवमेंट्स और जो प्रमुख योजनाएं हैं और आने वाले समय के जो लक्ष्य हैं उन पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे पेट्रोलियम, गैस और जैव ऊर्जा के बारे में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।